सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायां हरये नमः श्रीकृष्ण परमानं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। लोकमान्य तिलक जी की पहचान पुणेरी पगड़ी और लोकमान्य जी का उत्तरीय, त्याचप्रमाणे सम्मान पत्र आणि एक विशिष्ट अशी बनवलेली ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये विशिष्ट ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये आपण पाहू शकता श्रीमद भगवत गीता, त्याचप्रमाणे लोकमान्यांची पगडी, केसरीचा पहिला अंक आणि लोकमान्यांची प्रतिमा। एक विशेष बात है इस समारोह की 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जी आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सूचनेनुसार नमामि गंगे प्रोजेक्टला डोनेट करण्यात आलेली आहे। लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथी आहे। देशाला अनेक महानायक देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मी कोटी कोटी वंदन करते। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत पवार जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक तिलक जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जी, तिलक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं। आज हम सब के आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है। मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज या महत्वाच्या दिवशी मला
पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य आहे. ये पुण्यभूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है. इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं. अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ू सेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया. ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है. दगड़ू सेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे. मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है. जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है. विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है. और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है. लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो, तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है. मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं. मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा. जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं. मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए
दान देने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने के लायक नहीं है, तब लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं, ये सब पिछड़ेपन का प्रतीक है। लेकिन तिलक जी ने इसे भी गलत साबित किया। इसलिए भारत के जनमानस ने न केवल खुद आगे आकर तिलक जी को लोकमान्यता दी, बल्कि लोकमान्य का खिताब भी दिया। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा। हम कल्पना कर सकते हैं कि तिलक जी का चिंतन कितना व्यापक रहा होगा, उनका विजन कितना दूरदर्शी रहा होगा। साथियों, एक महान नेता वो होता है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। इसके लिए हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना होता है। लोकमान्य तिलक के जीवन में हमें ये सारी खूबियां दिखती हैं। उन्होंने अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाला, उन पर अत्याचार हुए, उन्होंने आजादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की। लेकिन साथ ही उन्होंने टीम स्पिरिट के, सहभाग और सहयोग के अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उनका विश्वास, उनकी आत्मीयता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। आज भी जब बात होती है तो लाल, बाल, पाल के तीनों नाम एक त्रिशक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। तिलक जी ने उस समय आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को भी समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने, जैसा शरद राव ने कहा, द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से
केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने कितनी मजबूत नींव पर संस्थाओं का निर्माण किया था। साथियों, संस्थाओं की तरह लोकमान्य तिलक ने परंपराओं को भी पोषित किया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए सार्वजनिक गणपति महोत्सव की नींव डाली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और आदर्शों की ऊर्जा से समाज को भरने के लिए शिव जयंती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने के अभियान भी थे और इनमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज व्यवस्था की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नई दिशा भी दिखाई। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। भाइयों और बहनों, लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविष्य के लिए शिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्माण चाहते थे। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे ही युवाओं को अवसर देने के लिए 2 स्कॉलरशिप चलाते थे। एक स्कॉलरशिप का नाम था छत्रपति शिवाजी स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने
अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। और सिर्फ मूर्ति लगाने का फैसला किया नहीं, उनके निर्णय में भी सरदार साहब की लौह पुरुष की पहचान मिलती है। सरदार साहब ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था। यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। और वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी ही बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिला है और तिलक जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाने का अवसर मिला है। वो एक अद्भुत मूर्ति है जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। वो गीता के कर्मयोग को जीने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में मांडले की जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देश को हर चुनौती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिए कर्मयोग की सहज समझ दी, कर्म की ताकत से परिचित करवाया। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
तिलक जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वास करने के बड़े आग्रही थे और करना सिखाते थे। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे। पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भारत गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ सकता, तिलक जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया। उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास था, उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था, उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचाट जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे 10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्गुसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अहम विषय को उठाया है। भाई और बहनों, आज भारत में ट्रस्ट सरप्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देशवासियों के परिश्रम में भी झलकता है। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। हम देश के आम आदमी को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ईमानदारी पर, उसकी कर्तव्य शक्ति पर विश्वास है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज ज्यादातर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं। कागजों को अटैच करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है। इससे देश में एक अलग माहौल बन रहा है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम है उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए,
लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जनविश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा है। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी, वो हमें देख रहे हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके विचारों की ताकत से हम एक सशक्त और समृद्ध भारत के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। मुझे विश्वास है हिंद स्वराज संघ तिलक के आदर्शों से जन जन को जोड़ने में इसी प्रकार आगे आकर के अहम भूमिका निभाता रहेगा। मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस विचार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम पुणे मेट्रो के विस्तारित मार्गों के लोकार्पण की ओर चलते हैं। पुणे मेट्रो के 2 विस्तारित मार्ग हैं, सिविल कोर्ट से फुगेवाड़ी एवं गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक। आइए इन 2 मार्गों की विशेषताओं पर आधारित एक लघु चलचित्र हम देखते हैं। आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण ने देशवासियों की यात्रा को सुगम, सरल और सुखद बनाया है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 872 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है। यही नहीं, आज 990 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई और 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया।
आज फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है। पुणे मेट्रो के स्टेशनों को खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और कुछ स्टेशनों के डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों और सैनिकों की पगड़ी से प्रेरित है। साथ ही पुराने पुणे शहर की बाड़ा संस्कृति को भी दर्शाया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन और शिवाजी नगर स्टेशन को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा गया है। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोनों लाइनों के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन है, जो सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है। पुणे मेट्रो शहर के महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। पुणे मेट्रो से 65 लाख से अधिक पुणेवासियों के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिससे विभिन्न स्थानों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने, यात्रा के समय में बचत करने, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, रोजगार में वृद्धि और शहरी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पुणे मेट्रो ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सोलर पावर सिस्टम लगाया है। मेक इन इंडिया के तहत आज देश में ही कोचेस का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए आज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में फैले मेट्रो कॉरिडोर के लक्ष्य को पूरा करते हुए मेट्रो नेटवर्क का ये दूसरा सेक्शन पुणे वासियों को समर्पित है। और अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया पुणे मेट्रो के विस्तारित मार्ग फलक का बटन दबाकर अनावरण करें। सिविल कोर्ट स्थानक एवं रूबी हॉल क्लिनिक स्थानक पर 2 मेट्रो रेल सज्ज हैं, जिन्हें हम वीडियो में देख सकते हैं। इस मार्ग पर प्रथम मेट्रो सेवा की शुरुआत करने हेतु मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हरी झंडे दिखाकर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करें। तालियों के साथ इस नवीन संकल्पना का स्वागत करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका एवं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अपशिष्ट या कचरे से ऊर्जा निर्मित परियोजना का फलक अनावरण कर शुभारंभ करें। साथ ही में पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना का भूमि पूजन करें और उसके बाद हम इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु चलचित्र देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शुभारंभ करें। पिछले 9 वर्षों में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोक केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जो आज तेजी से वास्तविकता का रूप ले रही हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं।
संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्ति एवं शक्ति का प्रतीक और वर्तमान का सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीब 1989 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सदा अग्रसर रहा है। इसी कड़ी में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बना महाराष्ट्र का पहला सबसे बड़ा 14 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इससे उत्पन्न बिजली पीसीएमसी के एसटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होगी। प्रतिवर्ष 7 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे कचरे के डंपिंग के लिए भूमि की उपलब्धता पर निर्भरता कम होगी। प्रभावी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ प्रदूषण में कमी आएगी। बॉयलर में शुद्ध पानी की जगह सीवेज का ट्रीटेड पानी इस्तेमाल होगा। कम लागत पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है। इसी के लिए 2015 में ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुणे महानगर पालिका के वडगांव में 1108, खराड़ी में 786, हड़पसर में 764 और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के बोरहाड़ेवाड़ी गांव में 1288 घरों का लोकार्पण। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के डुडूल गांव में 1190 घरों, पीएमआरडीए के मोशी सेक्टर 12 में हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत 6452 घरों और 83 दुकानों का आज शिलान्यास किया जा रहा है। यह गृह निर्माण सभी सुविधाओं से लैस होंगे, जैसे बाउंड्री वॉल्स, आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्लब हाउस, ओपन स्पेस एवं दुकानें। देश के अमृत काल में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर आर्थिक विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुणे जिले में नागरिकों को आवास आवंटित किए गए हैं। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि कृपया प्रातिनिधिक रूप में 3 नागरिकों को अपने कर कमलों से घरों की चाबियां प्रदान करें। मैं आमंत्रित करती हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती ज्योति सचिन देसाई को, पुणे महानगर पालिका। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रियंका गणपत लांडगे जी को, पुणे महानगर पालिका। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ श्रीमती संगीता पांडुरंग पारधी जी को, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका। हार्दिक आभार आप सभी के प्रति। और इसके बाद देश के अत्यंत गरिमामय व्यक्तित्व, जिनकी जनमानस के प्रति सिर्फ एक ही भावना है कि चिराग ऐसा जलाओ कि बेमिसाल रहे, चिराग ऐसा जलाओ कि बेमिसाल रहे, किसी के घर अंधेरा न हो ख्याल रहे, किसी के घर अंधेरा न हो ख्याल रहे। अत्यंत हर्ष और सम्मान पूर्वक मैं सविनय आमंत्रित करती हूँ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, भाई दिलीप जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, भाई और बहनों, अगस्त महीना हा उत्सव व क्रांतीचा महिना आहे. क्रांतीच्या या महिन्यात सुरुवातीला मला पुन्हा येथे येण्याचे सौभाग्य मिळाले. वाकई पुणे का भारत की आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है. पुणे ने बाल गंगाधर तिलक जी समेत अनेक क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी देश को दिए. आज ही लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती भी है. ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है. अन्नाभाऊ साठे महान समाज सुधारक थे. बाबा साहब आंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे. आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते हैं. अन्नाभाऊ साठे के कार्य, उनका आह्वान आज भी हम सबको प्रेरित करता है. साथियों, पुणे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, देश भर के युवाओं के सपनों को पूरे करने वाला एक जीवंत शहर है. आज जो प्रोजेक्ट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को मिले हैं, उससे ये भूमिका और सशक्त होने वाली है. अभी यहां करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. हजारों परिवारों को पक्के घर मिले. वेस्ट से वेल्थ बनाने का, कचरे से कंचन बनाने का आधुनिक प्लांट मिला है. इन परियोजनाओं के लिए मैं सभी पुणे वासियों को, यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, हमारी सरकार शहरों में रहने वाले, विशेष करके मध्यम वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत गंभीर है. जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है तो उस शहर का विकास भी और तेजी से होता है. पुणे जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. यहां आने से पहले पुणे मेट्रो के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ. मुझे याद है, जब
पुणे मेट्रो के लिए काम शुरू हुआ था तो मुझे इसके शिलान्यास का अवसर मिला था और देवेंद्र जी ने बड़े मजेदार ढंग से उसका वर्णन भी किया। इन 5 वर्षों में यहां लगभग 24 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुका है। साथियों, हमें भारत के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने और उसे अगर हमें नई ऊंचाई देनी है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसीलिए ही आज भारत के शहरों में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। नए नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। रेड लाइट्स की संख्या कम करने पर बल दिया जा रहा है। साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था। इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। महाराष्ट्र में ही पुणे के अलावा मुंबई और नागपुर में भी मेट्रो का विस्तार हो रहा है। ये मेट्रो नेटवर्क आधुनिक भारत के शहरों की नई लाइफलाइन बनती जा रही है। पुणे जैसे शहर में पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो का विस्तार बहुत जरूरी है। इसलिए भी हमारी सरकार मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। भाइयों और बहनों, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। एक समय था जब विकसित देशों के शहरों को देखकर कहा जाता था, वाह कितना साफ शहर है। अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। आप भी जानते हैं कि पुणे में जहां मेट्रो का डिपो बना है, वो पहले कोथरूड कचरा डंपिंग यार्ड से जाना जाता था। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें कचरे से बिजली बन रही है। यहां जो बिजली पैदा होगी उससे निगम अपनी जरूरत भी पूरी कर पाएगा, यानी प्रदूषण की समस्या भी नहीं रहेगी और नगर निगम को बचत भी होगी। साथियों, आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास ने
भारत के औद्योगिक विकास को निरंतर गति दी है। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को और बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उतना ही जरूरी है। इसलिए आज हमारी सरकार महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रही है वो अभूतपूर्व है। आज यहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नए नए रेलवे रूट, नए नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के विकास के लिए यहां 2014 से पहले की तुलना में 12 अधिक खर्च जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को आसपास के राज्यों के इकोनॉमिक हब से भी जोड़ा जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को फायदा होगा। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से जोड़ेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी भी बिल्कुल बदल जाएगी। महाराष्ट्र को तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया गया है, उससे भी महाराष्ट्र के उद्योगों को नई गति मिलने वाली है। ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, सैंद्र बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का सामर्थ्य रखते हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र को लेकर चल रही है। जब महाराष्ट्र का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और जब भारत का विकास होगा तो उसका उतना ही लाभ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। आजकल जगभरात लोक भारताच्या विकासाची चर्चा करीत आहेत। इस विकास का लाभ महाराष्ट्र को भी हो रहा है, पुणे को भी हो रहा है। आप देख रहे हैं, बीते 9 वर्षों में भारत ने इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में नई पहचान बनाई है। 9 वर्ष पहले तक भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स होते थे। आज हम 1 लाख स्टार्टअप्स को पार कर गए। ये स्टार्टअप, ये इकोसिस्टम इसलिए इतना फल फूला रहा है क्योंकि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है। और भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बनाने में पुणे की बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका रही है। सस्ते डेटा, सस्ते फोन और गांव-गांव पहुंची इंटरनेट सुविधा ने इस सेक्टर को मजबूती दी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से 5G सर्विस रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। आज देश में फिनटेक हो, बायोटेक हो, एग्रीटेक हो, हर सेक्टर में हमारे युवा कमाल कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पुणे को हो रहा है। साथियों, एक तरफ महाराष्ट्र में हम
चौतरफा विकास होते देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य कर्नाटका में जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। बेंगलुरु इतना बड़ा आईटी हब है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटर है। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे उस पार्टी की सरकार तो बन जाती है, लेकिन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हाल ये है कि कर्नाटका सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। भाइयों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति राजस्थान में भी हम देख रहे हैं। वहां भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं। साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा उतनी ही जरूरी है। सरकार को, सिस्टम को चलाने वालों की नीति, नियत और निष्ठा ही तय करती है कि विकास होगा या नहीं होगा। अब जैसे गरीबों को पक्का घर देने की योजना है, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने शहरों में गरीबों को घर देने के लिए 10 सालों में 2 योजनाएं चलाई। इन 2 योजनाओं के तहत 10 साल में देश भर के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 8 लाख घर बने। लेकिन इन घर की हालत इतनी बुरी थी कि ज्यादातर गरीबों ने इन घरों को लेने से ही इनकार कर दिया। अब आप कल्पना करिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी उस घर लेने से इनकार कर देगा तो वो घर कितना बुरा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, देश में यूपीए के समय बने हुए 2 लाख से अधिक घर ऐसे थे जिनको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। हमारे यहां महाराष्ट्र में भी उस समय बने हुए 50,000 से अधिक घर ऐसे ही खाली पड़े थे। रुपया की बर्बादी है, लोगों की मुसीबतों की चिंता नहीं। भाइयों और बहनों, 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया। सरकार में आने के बाद हमने सही नियत से काम शुरू किया और नीति भी बदली। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए। 4 करोड़। इसमें भी शहरी गरीबों के लिए 75 लाख से अधिक घर बनाए गए। हम इन नए घरों के निर्माण में पारदर्शिता भी लाए हैं और इनकी क्वालिटी भी सुधारी है।
हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। जो घर सरकार गरीबों को बनाकर दे रही है, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं। इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश में करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो लखपति बनी है, मेरी लखपति दीदी बन गई है। उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। आज भी जिन भाइयों और बहनों को अपने घर मिले हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार का गणेशोत्सव तो उनके लिए बड़ा शानदार होने वाला है। भाइयों और बहनों, गरीब हो या मिडिल क्लास परिवार, हर सपने को पूरा करना ही मोदी की गारंटी है। एक सपना जब पूरा होता है तो उस सफलता की कोख से सैकड़ों नए संकल्प जन्म लेते हैं। यही संकल्प उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हमें आपके बच्चों, आपकी वर्तमान और आपकी भावी पीढ़ियों की चिंता है। साथियों, सत्ता येते आणि जाते, समाज आणि देश तेथेच राहतो। इसलिए हमारा प्रयास आपके आज के साथ साथ आपके कल को बेहतर बनाने का भी है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प इसी भावना का प्रकटीकरण है। इसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। यहां महाराष्ट्र में इतने अलग अलग दल एक साथ इसी ध्येय के साथ आए हैं। लक्ष्य यही है कि सबकी भागीदारी से महाराष्ट्र के लिए और बेहतर काम हो सके, महाराष्ट्र तेज गति से विकास करे। महाराष्ट्र ने हम सभी को हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। इसी कामना के साथ फिर से विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।